भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया साधारण समझाइए। सीजीपीएससी मेंस एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाया गया कि किस तरह से राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया होता है। यहाँ पे मैंने उदाहरण भी लिए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह विषय सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के खंड 2 भारतीय राज्य व्यवस्था संसद से संबंधित है। इसके अलावा सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम के प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, प्रत्येक वोट का मूल्य और इसकी गणना कैसे की जाती है, जीतने के लिए जरूरी वोट कितनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में वोटों का मूल्य कितना है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों। आपको पता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। इसके साथ ही इसके उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए जाएंगे। ये क्रम को याद रखेंगे, कौन से क्रम का राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, तो 16 राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ठीक, ध्यान रखेंगे जो चुनाव होने वाला है वो 18 जुलाई को होना है और 21 जुलाई को काउंटिंग होगा और 21 जुलाई को ही हमें हमारा एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। आपको बता दें कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें 15वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो 5 साल का कार्यकाल होता है। यदि हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं भारत कैसी राज्य है, तो एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ के जो मुखिया होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो मुखिया है वो निर्वाचित होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ के जो मुखिया है निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो मुखिया जो निर्वाचित होते हैं उसके निर्वाचन कैसा होता है, तो इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निर्वाचन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं फिर से बता दूं कि भारत का गणतंत्र राज्य है, भारत एक गणतंत्र राज्य है। यहाँ की जो मुखिया का निर्वाचन है अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब ये है कि जनता जो है डायरेक्ट वोट नहीं देती, जनता के प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब जनता के प्रतिनिधि कौन है, तो हम बता दें आपको कि जनता के प्रतिनिधि जो है एक तो सांसद होते हैं और दूसरे जो है विधायक होते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद और विधायक ही वोट देते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो अप्रत्यक्ष प्रणाली का जो निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होता है, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कार्यपालिका प्रमुख तो हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में होती है। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं समझा गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता तो यहाँ पे खर्च भी बहुत आती, चुनाव की खर्च। इसलिए इसके जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कुछ संवैधानिक बारे से बता दूं तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है और राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए चुनाव प्रक्रिया क्या है।
तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल प्रणाली में आपको बता दूं कि विधायक और सांसद होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत विधायक और सांसद नहीं होते, निर्वाचित विधायक और सांसद होते हैं। इसको मैं आगे और बताऊंगा आपको। इसमें दूसरा पॉइंट है, चुनाव का आयोजन जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि मनोनीत सदस्य जो है चुनाव में भाग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य जो है चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे से और कुछ। संवैधानिक प्रावधान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होना बताया गया है और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 54 और 55 ध्यान में रखेंगे, 54 और 55 में निर्वाचन और निर्वाचन की रीति को बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। इस सब चीज को देख लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में बताया गया। लेकिन आज हम केवल अनुच्छेद 54 और 55 को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव किस रीति के आधार पर होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आपको बता दूं, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आपको बता दूं, निर्वाचित सदस्य में आपको पूरे देश के राज्य शामिल हैं। इसमें जो संघ शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी क्षेत्र भी शामिल है। मतलब यहाँ के विधानसभा भी वोट में भाग लेते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 55। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुच्छेद 55, इसको आप ध्यान से समझिए। सभी बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि अनुच्छेद 55 है क्या। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 55 में 3 बातें बताया गया है। पहला बात यह है कि जहां तक साधु राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान एक रूपता होगी। बोलने का मतलब ये है एक सभी राज्य एक समान प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकार हकदार हैं उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। इसको मैं एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं। इसमें क्या बोला गया है, जो संघ है और राज्य है इसका समान प्रतिनिधित्व होगा, समान प्रतिनिधित्व होगा। बोलने का मतलब यह है कि जितने भी वोटों का मूल्य जो संसद के पास होगा उतने ही वोटों के मूल्य विधानसभा के पास भी होगा। यदि हम संसद की बात करते हैं तो देखिए संसद के पास कुल वोट वैल्यू जो है 5.43 लाख है, और यदि हम विधायक की बात करते हैं तो कुल विधायकों की वोट वैल्यू जो है 5.43 है। ठीक, तो देखिए संसद और विधायक जो है समान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि हम संसद की बात करते हैं कि कुल संसद कितनी है, तो कुल संसदों की संख्या जो है 776 है, और कुल विधायकों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो 4033 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि संघ और राज्य का प्रतिनिधित्व एक समान होगा। इसे ही देखिए सहकारी संघवाद कहा गया है। और तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्या मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। मतदान गुप्त का मतलब ये है, इसमें आप 2 पॉइंट समझिएगा। गुप्त मतदान का मतलब ये है कि विधायक या संसद वोट देंगे तो वो गुप्त रूप से देंगे, पता ही नहीं रहेगा किसी को कि उन्होंने किसे मतदान दिया है। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो दल है जो व्हिप लागू करते हैं, ठीक है, अब वो व्हिप लागू नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और यदि हम समझते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकीर्ण मत द्वारा, इसे हम समझते हैं। तो देखिए इसको समझाता हूं मैं आपको।
तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होगा, तो इसको मैं बता देता हूँ। इसे बोला जाता है वरीयता पद्धति। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए हैं, ठीक है। तो 3 उम्मीदवार हैं, तो ये मान लेते हैं एक्स जो सांसद है या विधायक है, तीनों को एक वरीयता क्रम में रखेंगे। मान लेते हैं वो किसी को पहला क्रम में दे रहे हैं, दूसरे को दूसरे क्रम में, तीसरे को तीसरे क्रम में रख रहे हैं। तो वरीयता देंगे, किसे पहला वरीयता दे रहे हैं, किसे दूसरा वरीयता दे रहे हैं और किसे तीसरा वरीयता दे रहे हैं। इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा गया है। मतलब ये है कि श्रेणी में रखना कि किसे पहला प्राथमिकता दे रहे हैं, किसे दूसरा प्राथमिकता दे रहे हैं, किसे तीसरा प्राथमिकता दे रहे हैं। ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लेकिन जो एकल संक्रमित मत होता है, इससे मैं समझा दूं आपको। मान लेते हैं 3 उम्मीदवार है, ठीक। ये जो है 3 उम्मीदवार ए बी सी। अब पहला चरण का मतगणना होगा। मान लेते हैं कुल 9 लोग वोट दिए हैं। वोट में कितने लोग शामिल हुए हैं? 9 लोग वोट में शामिल हुए हैं। तो हो सकता है, मान लेते हैं कि ए को 5 वोट मिलता है, बी को 3 मिलता है और सी को 1 मिलता है। तो ऐसे में क्या होगा, यदि राष्ट्रपति चुनाव जीतना है, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव जीतना है, तो चुनाव के लिए कुल कोटा जो होता है वो 50% +1 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे में स्वाभाविक है ए जीत जाएगा। और यदि मान लेते हैं, यदि ए को यहाँ पे 4 मिल गया और सी को यहाँ पे 2 मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए अगर ए जो है 50% +1 कोटा हासिल नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे क्रम का मतगणना होगा। और दूसरे क्रम के मतगणना में क्या देखा जाता है, जो सबसे कम वोट पाया रहता है, वोट वैल्यू जो पाया रहता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है और उसके वोट वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे ही बोला गया एकल हस्तांतरित पद्धति। तो इसके जो 2 वोट है वो क्रम के आधार पे मान लेते हैं कि ये जो 2 वोट मिला है, इसमें इसके बाद जो वरीयता क्रम में मान लेते हैं ए को मिल रहा है, तो इसके सारे वोट जो है ए को मिल जाएगा। या यदि बी को मिल रहा है वरीयता क्रम में, तो बी को मिल जाएगा। तो मतलब बोलने का सीधा सीधी है कि सी के वोट जो है ना ए और बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसे ही बोला गया एकल संक्रमित मत। ये कब आता है, जब पहले मतगणना में जो है कोई उम्मीदवार 50% +1 का मत हासिल नहीं कर लेता है, कोटा हासिल नहीं कर लेता है। तो ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बात समझ लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, वरीयता पद्धति बोला जाता है। बोले का मतलब ये है कि जो मतदाता है वो अपने पसंद के उम्मीदवार को प्राथमिकता देंगे, है ना। पहला प्राथमिकता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा प्राथमिकता। उसी प्रकार एकल संक्रमित मत क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगर निर्धारित कोटा यदि कोई उम्मीदवार नहीं प्राप्त करता है, तो दूसरे चरण का मतगणना होगा। और दूसरे चरण के मतगणना में ये देखा जाता है कि सबसे कम वोट वैल्यू किसने पाया है, तो उसके सारे वोट को इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्रम के आधार पे, वरीयता क्रम के आधार पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर दूसरा मतगणना होता है। और इसमें भी देखा जाता है यदि कोई व्यक्ति 50% +1 कोटा प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करूं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं विधायकों के वोटों की वैल्यू का फॉर्मूला। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि एक विधायक की वोट का वैल्यू कैसे काउंट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक विधायक के वोट की वैल्यू, तो राज्य की कुल आबादी बट्टा राज्य में चुने गए कुल सदस्यों की संख्या। जैसे मैं छत्तीसगढ़ को उदाहरण लेता हूँ, समझिएगा। यदि मैं छत्तीसगढ़ के उदाहरण लूँ, तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। तो एक विधायक का वोट वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए इस सूत्र है। तो एक विधायक का वोट वैल्यू जो है क्या होता है कि कुल आबादी, यहाँ पे कुल आबादी को बात करेंगे, बटा होता है कुल विधायक इंटू गुणा 1/1000। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए कुल आबादी यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का कुल आबादी, देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि आबादी का जो होता है वो जनगणना 1971 के आधार पे होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनगणना जनगणना 1971 की जनगणना के आधार पे काउंटिंग होगा। तो बता दूं छत्तीसगढ़ का 1971 में जो जनसंख्या था वो 1,16,37,494 था। और विधायक की बात करें तो कुल 90 विधायक है और इसको गुणा कर देंगे
1000 से, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग 129। बोलने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के एक विधायक का कुल वोट वैल्यू कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। तो यदि हम 90 विधायक की वोट की वैल्यू की बात करें, तो 90 विधायकों की वोट की वैल्यू की बात करते हैं तो 90 को 129 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11,610। तो ये टोटल विधायकों की वोट वैल्यू है। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे विधायकों के बारे में। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को याद रखें, राज्यों की कुल जनसंख्या बटा राज्य में उपस्थित कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000, इसको ध्यान रखेंगे। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने बताया आपको कि किस तरह 129 एक विधायक की वोट की वैल्यू हो। तो आगे देखते हैं, इसमें सांसदों के का भी देख लेते हैं। सांसदों के वोटों की वैल्यू का फॉर्मूला देखिए, सांसदों के क्या होता है, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू। तो जितने भी निर्वाचित विधायक हैं, तो मैं आपको बता दूं कितने निर्वाचित विधायक हैं। तो भारत में वर्तमान में 4033 विधायक हैं, ठीक, निर्वाचित विधायक हैं। और यदि दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या की बात करते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा की सांसदों की बात करते हैं तो कुल है 776, ठीक। यदि मैं ये इतना विधायक है, इतने विधायकों की कुल वोट की वैल्यू की बात करता हूं, तो देखिए इस विधायकों की कुल वोटों की वैल्यू कितनी होगी। तो देख लीजिए, ये विधायकों की वोटों की वैल्यू यहाँ पे बताया गया है, कितना है, तो ये है 5,43,231 बटा कुल सांसदों की संख्या तो 776। यदि हम इसको भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 700, यानी कि एक सांसद का वोट वैल्यू हो जाएगा 700। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह कुल सांसदों की वोट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखिए लीजिए 5,43,200 ये सांसदों का है। और यदि मैं विधायकों की बात करूं तो विधायकों का हो जाएगा 5,43,231। तो ये विधायकों का। देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया कि केंद्र और राज्य का प्रतिनिधित्व एक समान होगा। तो देखिए 5.43 और 5.43 लगभग लगभग दोनों का प्रतिनिधित्व क्या है, समान है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसे ही सहकारी संघवाद भी कहा गया है एक प्रकार से, चुनाव के मामले में ना ध्यान रखेंगे। तो फिर से देख लीजिए, सांसदों की वोट वैल्यू की कुल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल निर्वाचित विधायकों के वोट वैल्यू बटा कुल सांसदों की संख्या। तो ये वोट वैल्यू हो जाएगा और ये सांसदों की संख्या भाग देंगे तो 700 आएगा। इसे आप ध्यान रख लेंगे। देखिए प्रत्येक वोटों का मूल्य और इसी गणना की बात करते हैं यदि हम, तो देश में 776 सांसद है और 4033 विधायक है। 2019 से पहले की यदि हम बात करते हैं तो 4120 था, ठीक। ये जो कुल विधायकों की संख्या है, जो कि जम्मू कश्मीर उस समय अस्तित्व में था एक राज्य के रूप में, लेकिन वहां आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग कर दिया गया है अभी, इसलिए 87 विधायक है कम पड़ गए हैं। इसलिए वर्तमान में कितना है, 4033। और इस तरह की हम बात करते हैं तो कुल मतदाता है 4809 है, यानी कि 776 सांसद और 4033 विधायक है। कुल इतने मतदाता जो है वोट देंगे। और एक चीज और आपको बता दूं कि 87 विधानसभा सदस्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। तो यदि सीट खाली भी रहती है तब भी राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। आपको बता दूं इसमें किसी प्रकार का व्हिप लागू नहीं होता और मतदान पूरी तरह से गुप्त रूप में होता है, ठीक। तो मैंने ये सब चीज को बता दिया है, आपको ध्यान रखेंगे। जो जनसंख्या है वो 1971 के आधार पर होता है, मैंने इस पहले भी बताया आपको, ठीक। और ये 2026 तक स्थिर है। 2026 की जनगणना के बाद ही वर्तमान आंकड़ा बदला हुआ रहेगा। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा संसद की हम बात करते हैं। देखिए आपको बता दो कि 11 जो है सांसद जो है लोकसभा के हैं और 5 जो सांसद है वो राज्यसभा के हैं, ठीक। तो यदि हम लोकसभा सांसद की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास कुल 2 है और भाजपा के पास कुल 9 है। और राज्यसभा सांसद की बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करें तो कांग्रेस के पास 4 और भाजपा के पास 1। और विधायक की बात करते हैं तो 71 विधायक कांग्रेस के पास है और भाजपा के पास 14 विधायक और वही 5 विधायक अन्य, जिसमें कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के हैं और बसपा के हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में वोटों का मूल्य की यदि बात करते हैं तो एक सांसद का वोट का मूल्य 700 है, हमने पहले ही देखा, और एक विधायक का वोट वैल्यू जो है 129 है, ये भी हमने पहले ही देख लिया था। तो यदि हम बात करते देखिए भाजपा के कुल कितने वोट वैल्यू है, तो 8,806, जिसमें विधायकों के इतना हो गया और ये सांसद के होंगे 10 सांसद उसके पास हैं, ठीक, जिसमें से 9 और एक राज्यसभा है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास कुल 71 विधायक हैं, उसके वोट वैल्यू 9,159 होगा और 6 जो है सांसद है, जिसमें से 2 लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। तो इस तरह 4200 क्या होंगे सांसद के मूल्य होंगे, और टोटल देखते हैं तो 13,359 होगा। और ये जो है 5 विधायक अन्य के हैं, जिसमें उनका वोट का वैल्यू हो जाएगा 645। इस तरह यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल, यदि मैं विधायक की बात करता हूं तो टोटल विधायक जो कि 90 विधायक है, उन 90 विधायकों को वोट वैल्यू मैं को काउंट करूं तो 11,610 है। और सांसद की बात करता हूं तो सांसदों की कुल संख्या देखिए 11 लोकसभा में है, 5 राज्यसभा में है, तो इस तरह से कुल 16 है, और कुल 16 सांसदों की वोट वैल्यू जो है 11,200 है। तो ये देखिए यहाँ पे केंद्र और राज्य में समान प्रतिनिधित्व यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 11,610, 11,200 लगभग सेम है, तो समान प्रतिनिधित्व इसे ही कहा गया। और टोटल की बात करते हैं तो 22,810 है। देखिए, इसे आप देख लीजिएगा, मैं इस पे डिटेल्स नहीं बताने वाला हूँ, बस इसमें इतना देख लीजिए। ग्रांट की बात करता हूँ, देखिए कितना है ग्रांट, 10,86,431, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है इतना कुल राष्ट्रपति राष्ट्रपति को कुल कोटा, ठीक है, की बात करते हैं तो उसके लिए कुल कोटा जो है 10,86,431 कुल टोटल वोट वैल्यू है। ये क्या है टोटल, ये जो है टोटल वोट वैल्यू है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोटा क्या होता है इसके लिए, तो कोटा हो जाएगा 50% प्लस 1, इसको ध्यान रख लेंगे। तो देखिए हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कितना है, कुल 90 विधानसभा के सदस्य हैं, 129 प्रत्येक का मूल्य, तो इस तरह से कुल कितना हो जाएगा ये, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे। और यहाँ पे देखिए लोकसभा, तो लोकसभा में कितने हैं 543 है, राज्यसभा में 233 है, सभी के 700 वोट वैल्यू है। तो इस तरह से टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 10,86,431 होंगे, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एनडीए को अपना राष्ट्रपति बनवाने के लिए कुल 10.8 लाख वोट वैल्यू में से 5.4 लाख थी। आपको मैं बता देता हूँ कि अभी उम्मीदवार की मैं बात करूं तो 2 उम्मीदवार हैं, एक तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और दूसरा जो है यशवंत सिन्हा। तो किसी को भी जीतने के लिए कितना चाहिए, अगर राष्ट्रपति जो भी बनेगा उसे 50% प्लस 1 वोट वैल्यू चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। देखिए रिकॉर्ड की यदि हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है 1957 में 19.3% वोट हासिल किए थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे राधा कृष्णन जी हैं और तीसरे नंबर पे नारायण जी हैं, के आर है। यदि हम सबसे छोटी जीत से यदि हम बात करते हैं तो बीबी गिरी है, ठीक, ध्यान रखेंगे। बीबी गिरी के बारे से ये बता दूं, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसमें दूसरे राउंड का काउंटिंग हुआ था, बाकी जितने भी राष्ट्रपति हैं एक ही राउंड में ही राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन बीबी गिरी के मामले में ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसे दूसरे राउंड का काउंटिंग भी हुआ था। और नीलम संजीव रेड्डी इकलौते राष्ट्रपति जो 1977 में निर्विरोध चुने गए थे, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम आपको मैं बता दूं 1952 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए, ठीक है। देखिए 29 जून 2022 को नॉमिनेशन होना है, यहाँ तक नॉमिनेशन होगा। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है ना, एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी हैं, के आवेदन में प्रदेश के करीब आधा दर्जन नेता प्रस्तावक और समर्थक बने हैं। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ से जो है प्रस्तावक और समर्थक, प्रस्तावक मतलब सांसद है और समर्थक मत में विधायक लोग आते हैं। तो मुर्मू की राष्ट्रपति पद के आवेदन में राज्य के प्रस्तावकों में राजनांदगांव से संतोष पांडे जी हैं सांसद, और राज्यसभा सदस्य के में रामविचार नेताम है, मतलब 2 सांसद जो है प्रस्तावक के तौर पे आए थे,
जिसमें संतोष पांडे और रामविचार नेताम है, वही विधायक की बात करते हैं। समर्थक में ननकीराम कंवर, डमरूधर पुजारी और पुन्नूलाल मोहले शामिल थे। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से 2 प्रस्तावक थे, प्रस्तावक अर्थात तो जो सांसद है वही प्रस्तावक बनते हैं और समर्थक जो हैं वो विधायक बनते हैं। तो प्रस्तावक में संतोष पांडे और रामविचार नेताम जी हैं और समर्थक में ननकीराम कंवर, डमरूधर पुजारी और पुन्नूलाल मोहले जी। इस तरह से कुल 6 लोग हैं जो समर्थक और प्रस्तावक के तौर पे शामिल हुए थे। आगे देख लें। मैंने आपको पहले बताया है कि मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है, बल्कि वोटों की एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है। ठीक है, मैं यदि बात करूं कोटा की तो उसमें 50% प्लस 1 होता है। इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद से और कुछ। देखिए क्या है, मान लेते हैं कुल वोट वैल्यू कितना है, 10,86,431 है और उम्मीदवार को 50% प्लस 1 कोटा चाहिए। तो मतलब ये है कि 5,43,216 वोट हासिल करने होंगे और जो हासिल कर लेगा उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति कैंडिडेट में मात्र 2 ही लोग हैं, एक तो द्रौपदी मुर्मू है और दूसरा जो है यशवंत सिन्हा जी हैं। तो उम्मीद है कि भाजपा समर्थित जो द्रौपदी जी हैं उन्हें ही राष्ट्रपति चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुमत है। देखिए इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। फिर राष्ट्रपति चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकीर्ण मत पद्धति पर होता है और मतदान जो है गुप्त रूप से अपनाई जाती है, इसे मैंने बता दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 15 कैंडिडेट मैदान में थे। इतने उम्मीदवार थे, 15 उम्मीदवार थे। इसमें जो है कांग्रेस उम्मीदवार जो है नीलम संजीव रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार जो है वीवी गिरी के बीच था। जो मुख्य मुकाबला जो है नीलम संजीव रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी के बीच था और विपक्ष जो है सीडी देशमुख को उतारा था। तो ये 3 नाम ध्यान में रखिए। और टोटल कितने कैंडिडेट थे? 15 कैंडिडेट थे। अब मैं आपको बता दूं कि चुनाव में कुल इतना लाख वोट पड़े, 8,36,337 लाख वोट पड़े। जीत के लिए 4,18,169 वोट की जरूरत थी। लेकिन जो पहले राउंड की गिनती हुआ, तो पहले राउंड की गिनती के बाद वीवी गिरी को 4,01,515 और नीलम संजीव रेड्डी को 3,13,548 वोट मिले थे। यानी कि पहले राउंड में विजेता का फैसला नहीं होना था। मैं आपको बता दूं कि वोट कितना मिलना चाहिए, 50% प्लस 1, यानी कि मैं बात करूं तो 4,18,169 वोट मिलना चाहिए। लेकिन पहले जो क्रम में थे बीबी गिरी जी, उन्हें 4,01,515 वोट ही मिले थे। मतलब उनको चाहिए था इतना, राष्ट्रपति चुनाव के लिए इतना चाहिए था, लेकिन मिला क्या? इतना। तो देखिए क्या हुआ, पहला राउंड का जो गणना था उसको समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद जैसे कुल 15 कैंडिडेट हैं, तो 15 कैंडिडेट में जो सबसे कम वोट वैल्यू पाएंगे उनके वोट को क्या किया होगा, इधर ट्रांसफर कर दिया गया होगा। तो दूसरी बार का जब गिनती हुई उसमें क्या हुआ, उसमें क्या है, बीबी गिरी को 4,20,077 वोट मिला और ये जो है राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके थे। ठीक, और जो है 5वें क्रम के राष्ट्रपति बने। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की अपील का असर दिखा। 163 कांग्रेस सांसदों ने वीवी गिरी के पक्ष में वोट किया था, जबकि 17 राज्यों में जिन 12 में कांग्रेस की सत्ता थी उनमें 11 राज्यों के इलेक्टोरल कॉलेज में गिरी को बहुमत मिला। तो ध्यान रखेंगे कि सेकेंड राउंड के चुनाव में वीवी गिरी जी को है ना बहुमत मिला था और इसी के आधार पे हुए जो है 5वें राष्ट्रपति बने। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो एकमात्र राष्ट्रपति जिसमें डबल वोटिंग है ना, दूसरे राउंड की वोटिंग करना पड़ा था। और यदि हम बात करते हैं निर्विरोध राष्ट्रपति का, तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। इस समय कुल 37 उम्मीदवार ने नामांकन भरा था, लेकिन चुनाव आयोग ने 36 के 36 उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया था और इस तरह नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया था। आगे देख लेते हैं। ये जो है ध्यान रख लेंगे कुल राष्ट्रपति के नाम और उनके कार्यकाल हैं। तो आपको बता दूं, राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार
चुने गए हैं। एक तो 1952 के चुनाव में चुने गए थे और उसके बाद 1957 के चुनाव में, दोनों चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने थे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 2017 से यदि हम बात करते हैं तो 2022 जुलाई तक इनका कार्यकाल है। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। तो राष्ट्रपति से 3 पॉइंट याद रखेंगे। एक, पहला, कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुनाव जीते। कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिसे दूसरे क्रम का चुनाव गणना करना पड़ा, मतगणना दूसरे क्रम का चला। यदि हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल कार्यकाल 2 बार है। तो इसको ध्यान रखिएगा। निर्विरोध चुने वाले हैं नीलम चंद रेड्डी। दूसरे क्रम में जो चुनाव की मतगणना हुआ था वो बीबी गिरी जी हैं। और कार्यकाल जो 2 वर्ष तक लगातार 2 कार्यकाल जो राष्ट्रपति रहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसे आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 को पढ़ा। अनुच्छेद 54 में क्या था, तो अनुच्छेद 54 में हमने देखा कि चुनाव की रीति क्या थी और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो 54 और 55 को हमने पढ़ा। इसे ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले साल 2018 के यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन में आया था। तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो 1 और 2 दोनों है। मतलब विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कितना है, एक विधायक के वोट का मूल्य 129 है। हो सकता है किसी, जैसे यदि हम बात करें सिक्किम, तो सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य कम होगा। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक के वोट का मूल्य ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर वोट का मूल्य तय होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो जिस राज्य में जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उसका वोट वैल्यू उतना ज्यादा होगा। देखिए, यह जो क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति संविधान के अग्रलेख है, विवेचना कीजिए। सीजीपीएससी मेंस एग्जाम 2013 में आया हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को सुधारण समझाइए। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को मैंने अभी बताया है, तो पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।